दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है गिट्टू कानंगो और मेरा चैनल का नाम है जीजे यूनिवर्सिटी पे आपको स्वागत है। आज बताने वाला हूँ स्टैंड बाय मोड का प्रॉब्लम। मैं समझता हूँ ऐसा एक वीडियो बनाया हूँ जो मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब मिलेगा और मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। दोस्तों यहाँ तक भी ये भी उम्मीद है, आज तक यूट्यूब में ऐसा वीडियो कोई बनाया नहीं। तो दोस्तों जो भी है, चलिए मैं आपको डिटेल्स बताता हूँ। हेलो दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है गिट्टू कानंगो और मेरा चैनल का नाम है जीजे इनोवेशन पे आपको स्वागत है। दोस्तों आज बताने वाला हूँ CRTTV स्टैंड बाय मोड प्रॉब्लम। दोस्तों CRTTV स्टैंड बाय मोड का प्रॉब्लम ये एक ऐसा प्रॉब्लम है, इसको ढूंढ पाना भी बहुत मुश्किल है। ये बहुत एक चैलेंजपूर्ण एक ये है प्रॉब्लम है जो मैं ऐसा वीडियो आज बनाया हूँ। शायद मुझे लगता है कि आज तक यूट्यूब में ऐसा वीडियो कोई बनाया नहीं दोस्तों, क्योंकि बहुत कुछ रिसर्च करने के बाद आज ये वीडियो आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। दोस्तों ज़रा देखो, स्टैंड बाय मोड प्रॉब्लम का बहुत कुछ रीज़न होता है। अभी आपको बताता हूँ डायग्राम को वाइज में। मैं डायग्राम पहले से रेडी कर चुका हूँ और आप देख लीजिए। ये है चॉपर ट्रांसफार्मर और ट्रांसफार्मर से डायोड लग के वोल्ट आउटपुट होता है। यहाँ से जो वोल्ट आउटपुट होता है 110, ये जो 110 जाता है कहाँ पे, EST का B+ पिन पे। B+ मीन्स बेस वोल्ट, जिसको 110 वोल्ट बोलते हैं। इस बेस वोल्ट, ये जो बेस वोल्ट है ये एक रेजिस्टेंस के थ्रू में जाता है। 1 ohms 1 वाट रेजिस्टेंस के थ्रू में जाता है। देखो ये जब 110 वोल्ट अगर EST पे नहीं मिलेगा तो EST ऑन नहीं होगा, टीवी स्टैंड बाय मोड में चला जाएगा। और ये 110 वोल्ट बनने के लिए कुछ कंपोनेंट्स लगा है। मान लीजिए ये 1 ohms 1 वाट का रजिस्टर है, 110 का ट्रैक में लगा है। अगर ये ओपन हो गया या तो इसका वैल्यू बढ़ गया तो भी 110 नहीं आएगा, क्योंकि वैल्यू अगर बढ़ गया इसका मतलब समझ लो 1 ohms से 10 ohms हो गया। तो 10 ohms हो गया तो ये करंट फ्लो बहुत कम करेगा। 110 की जगह में हो सकता है 80 वोल्ट फ्लो करेगा तो भी प्रॉब्लम आ जाएगा। इसीलिए ये रजिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है 110 बनने के लिए। अगर ये नहीं बना तो स्टैंड बाय मोड पे आ जाएगा। ये एक प्रीसेट है। ये जो प्रीसेट है 202, ये प्रीसेट का नंबर होता है। अगर ये प्रीसेट कुछ टीवी में लगता है, कुछ टीवी में नहीं भी लगता है। जिस टीवी में प्रीसेट नहीं लगता है उस टीवी में ये रजिस्टर लगता है, और जिस टीवी में प्रीसेट लगता है उस टीवी में रजिस्टर नहीं लगता है। अगर लगता है तो थोड़ा फ्यूज के हिसाब से लगता है। उसको FR रजिस्टर और फ्यूजेबल रजिस्टर बोलते हैं इसको। ये जो प्रीसेट है ये भी 110 प्रोवाइड करने में इसका भी बहुत योगदान होता है। अगर ये प्रीसेट इंटरनल कार्बन हो गया या ओपन हो गया, कुछ गड़बड़ी आ गया या ड्राई सोल्डिंग हो गया तो भी 110 नहीं जाएगा, तो 110 ड्रॉप हो जाएगा। दोस्तों ये जो 110 आता है ये एक कैपेसिटर है। ये फिल्टर कैपेसिटर 160 वोल्ट 220 माइक्रोफेरेड। अगर ये भी वीक हो गया तो भी स्टैंड बाय मोड पे आ जाएगा। दोस्तों एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताता हूँ, ये जितना भी कैपेसिटर है, जैसे आपको मान के चलो 160 220 माइक्रोफेरेड, 160 47 माइक्रोफेरेड, और दोस्तों यहाँ पे भी एक कैपेसिटर लगता है 25 वोल्ट 2200 माइक्रोफेरेड, और कुछ जगह पे लगता है 16 वोल्ट 470 माइक्रोफेरेड। जो भी है ये अगर वीक हो गया ना दोस्तों, तो एक प्रॉपर करंट और प्रॉपर वोल्टेज नहीं जा पाएगा प्रॉपर जगह पे, तो टीवी स्टैंड बाय मोड पे आ जाएगा। तो ये जो प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने के लिए दोस्तों, ये प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने के लिए एक कैपेसिटेंस मीटर आता है। आप ज़रा एक कैपेसिटर निकल के कैपेसिटर मीटर पे चेक कर लेना चाहिए। क्या अगर आप चेक करोगे तो आपको डिटेल्स डाटा मिल जाएगा। ये हो गया। अगर थोड़ा भी 2 माइक्रोफेरेड अगर डाउन भी होता है तो भी
आपका टीवी स्टैंड बाय मोड पे रहेगा, स्टैंड बाय मोड से रिलीज नहीं होगा। तो और एक चीज़ दोस्तों बता रहा हूँ, ये हो गया, इसके बारे में बता चुका हूँ। अगर ये डायोड भी अगर शॉर्ट हो गया या ओपन हो गया तो भी 160 नहीं जा पाएगा। ये ट्रांसफार्मर का भी योगदान होता है। ट्रांसफार्मर भी अगर शॉर्ट हो गया या ओपन हो गया जो भी है तो भी 110 नहीं जाएगा, स्टैंड बाय मोड पे आ जाएगा। ये भी एक 160/47, ये अगर वीक हो गया है तो भी कलेक्टर को वोल्टेज नहीं जा पाएगा, आउटपुट ट्रांजिस्टर के, तो भी स्टैंड बाय मोड पे आ जाएगा। दोस्तों और एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, ये रेगुलेटिंग सेक्शन के बारे में बता देता हूँ। ये 25 वोल्ट 2200 माइक्रोफेरेड टू 1000 माइक्रोफेरेड, अगर ये कैपेसिटर वीक हो गया ना, सफिशिएंट वोल्टेज नहीं जा पाएगा रेगुलेटिंग सेक्शन को, और करंट भी नहीं जा पाएगा, जिसके वजह से ये रेगुलेटर ट्रांजिस्टर, इसको रेगुलेटर आईसी बोलते हैं, आरटीसी, ये एक्टिव नहीं होगा। और ये एक्टिव नहीं होगा तो 8 वोल्ट नहीं निकलेगा। और ये 8 वोल्ट दोस्तों, ये 8 वोल्ट जाता है आपका मेन आईसी पे जाता है, देख लो, ये 8 वोल्ट जाता है मेन आईसी पे। तो ये 8 वोल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मेन आईसी पे जैसे जाता है 8 वोल्ट, यहाँ से एक एच आउटपुट सिग्नल निकलता है, वो एच आउटपुट जाएगा फिर एक हॉरिजॉन्टल छोटा सा ट्रांजिस्टर पे जाता है, और इस ट्रांजिस्टर से फिर निकल के जाता है एक ट्रांसफार्मर, छोटा सा 1/4 इंच का ट्रांसफार्मर पे जाता है। यहाँ से फ्रीक्वेंसी फिर बढ़ता है, फिर यहीं से फिर फ्रीक्वेंसी जूम होके बढ़ के फिर जाता है ईएसटी को, देख लो, ईएसटी को जाता है, सॉरी ईएसटी नहीं, आउटपुट व्यू पे जाता है, आउटपुट ट्रांजिस्टर पे जाता है सिग्नल। तो ये सब चीज़ है आपको आउटपुट ट्रांजिस्टर पे, आउटपुट ट्रांजिस्टर देखो, ये जो आता है सॉरी यहाँ पे नहीं जाएगा, ये जो आता है यहाँ पे आउटपुट ट्रांजिस्टर का कलेक्टर में, तो आउटपुट व्यू एक्टिव हो जाता है। आउटपुट व्यू जब एक्टिव हो जाता है फिर ये इसका एक पिन आउटपुट का, आउटपुट ट्रांजिस्टर के साथ ईएसटी कनेक्टेड है, और ईएसटी एक्टिव हो जाता है, और एक्टिव होके ऑसिलेशन होके 180 वोल्ट निकलता है, 180 वोल्ट जाता है सीआरटी कैथोड वोल्ट को। तो ये एक साइकिल है, अगर साइकिल में कहीं गड़बड़ हो गया तो भी स्टैंड बाय मोड पे चला जाता है। दोस्तों और एक चीज़ बताता हूँ, ये 7808 रेगुलेटर बता दिया हूँ। फिर और एक रेगुलेटिंग आईसी है 7805, ये 5 वोल्ट का रेगुलेटर है। यहाँ से 8 वोल्ट से 16 वोल्ट जो भी आता है तो 5 वोल्ट निकलता है। ये 5 वोल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 5 वोल्ट जाता है कहाँ कहाँ पे देखा तो बताता हूँ। ये 5 वोल्ट जाता है आपका मेन आईसी को जाता है, मेन आईसी का और एक सेक्शन एक्टिव होता है, एक्टिव होने के बाद एच आउटपुट निकलता है। और ये 5 वोल्ट का और भी इसका एक इम्पोर्टेंट रोल है 5 वोल्ट का। ये जाता है कहाँ पे, ट्यूनर पे जाता है, और आईआर सेंसर को जाता है, और मेमोरी आईसी को जाता है। मेमोरी आईसी एक्टिव होने के बाद अगर ये जाने का है रोड पे, रास्ते पे, ट्रैक में कहीं अगर कुछ कंपोनेंट शॉर्ट हो गया, मेमोरी आईसी मान लो, या तो आईआर सेंसर में कुछ स्पेयर पार्ट्स कैपेसिटर अगर शॉर्ट हो गया, या इसका छोटा छोटा स्विच होता है अगर वो भी शॉर्ट हो गया तो भी स्टैंड बाय मोड पे आ जाएगा, या ट्यूनर शॉर्ट हो गया तो भी स्टैंड बाय मोड पे आ जाएगा। ये सब एक एक कंपोनेंट्स को आपको देखना पड़ेगा। मेन आईसी भी अगर शॉर्ट हो गया तो भी ये होगा। दोस्तों और एक चीज़ देखो, 5 वोल्ट से 2 रेजिस्टेंस R1 R2 के थ्रू में 3.3 वोल्ट निकलता है। ये जाता है कहाँ पे, आपका मेन आईसी को जाता है। यहाँ पे भी एक छोटा मोटा सेक्शन है, बहुत कुछ सेक्शन होता है मेन आईसी में, तो वो भी एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव होने के बाद मेन आईसी 100% एक्टिव होने के बाद स्टैंड बाय सेक्शन पूरा 100% एक्टिव हो जाएगा। लेकिन दोस्तों और एक पॉइंट है, एक चीज़ है, जब एच आउटपुट निकलता है 5 वोल्ट मेन आईसी पे जाने के बाद, एच आउटपुट जब एक्टिव हो जाता है, एच आउटपुट एक्टिव होने के बाद यहाँ पे ट्रांजिस्टर है, यहाँ पे सो माइक्रो सिग्नल को थोड़ा जूम करता है, फिर उस जूम सिग्नल को यहाँ पे और थोड़ा ज़्यादा जूम हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे आता है आउटपुट ट्रांजिस्टर और हाई जूम हो जाता है। हाई जूम होने के बाद ये एक्टिव होके ईएसटी को एक्टिव कर देता है। तो ये सब साइकिल के बीच में कहीं भी अगर थोड़ा बहुत गड़बड़ हो गया है दोस्तों, तो आपका स्टैंड बाय मोड पर टीवी आ जाएगा। और एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताता हूँ, कुछ स्टैंड बाय ट्रांजिस्टर का आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे एक
एक रेगुलेटिंग ट्रांजिस्टर 7808 7805। कुछ टीम में ये दोनों नहीं लगते, ये लगते हैं रेगुलेटिंग ट्रांजिस्टर 8 वोल्ट 5 वोल्ट दोनों ट्रांजिस्टर। ये ट्रांजिस्टर सेम रहता है 8 वोल्ट के लिए और 5 वोल्ट के लिए। कुछ टीम में ये भी लगता है 8 वोल्ट के लिए 5 वोल्ट के लिए। ये सब देख लीजिए, ये सब चीज़ है स्टैंड बाई सेक्शन का कंपोनेंट्स है दोस्तों। जैसे देख लो 25 वोल्ट 470 माइक्रोफेरेड, 25 वोल्ट 2200 माइक्रोफेरेड। कहीं के टीवी में 16 वोल्ट 470 लगता है, 25 वोल्ट 1000 माइक्रोफेरेड लगता है। बहुत कुछ कैपेसिटर का थोड़ा बहुत वीक हो गया ना, वो 5 रेगुलेटिंग सेक्शन को एक्टिव करने नहीं देगा। और एक चीज़ बताता हूँ, और एक चीज़ आपको बताने की भूल गया हूँ दोस्तों। एक चीज़ देख लीजिए, ये 7808 जो रेगुलेटिंग सेक्शन में 8 वोल्ट निकलता है, ये जो जीनर है ना दोस्तों, ये 8 वोल्ट का जीनर है। इसका काम है 8 वोल्ट को फिक्स रखना है, 8 वोल्ट से ज़्यादा बढ़ने नहीं देगा। इस सेफ्टी के लिए दिया गया है, अगर बढ़ गया तो मेन ऐसे उड़ा देगा। तो इसीलिए ये जीनर को यूज़ किया गया है। और यहाँ पे भी एक जीनर है जो डायग्राम में बताया नहीं, ये 5 वोल्ट का फिक्स जीनर है। इसका काम है 5 वोल्ट को स्टेबल रखना है, बढ़ने नहीं देगा, कम होने नहीं देगा। और यहाँ पे एक कैपेसिटर भी लगता है। अगर 5 वोल्ट से 16 वोल्ट 470 5 वोल्ट कम हो गया या ज़्यादा हो गया, ये उसको बैलेंस मेंटेन करेगा सेफ्टी के लिए। ये सेफ्टी के लिए, ये उसको बैलेंस मेंटेन करने के लिए 5 वोल्ट जो बन जाएगा फिर यहाँ पे आ जाएगा हर कुछ सेक्शन में 5 वोल्ट। दोस्तों एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, ज़्यादातर सब कुछ करने के बाद अगर आपका स्टैंड बाई सेक्शन ऑन नहीं हुआ, एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं मेरा एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, ये क्रिस्टल होता है। कभी कभी वो क्रिस्टल अगर 2 पिन ड्राई हो गया या तो कुछ प्रॉब्लम हो गया तो सेक्शन ऑन नहीं होगा स्टैंड बाई सेक्शन। तो क्रिस्टल को थोड़ा ड्राई मार देना चाहिए, या तो उसका पिन टूट गया या कुछ जो भी हो गया उसको चेंज करके देख लेना चाहिए। लेकिन दोस्तों और एक चीज़ बताता हूँ, एक क्रिस्टल का एक स्पेशल नंबर होता है, क्रिस्टल का एक स्पेशल नंबर होता है, देख लीजिए। क्रिस्टल नंबर 320000 4800 1200 2400। इसको 24 माइक्रोफेरेड जो मेगाहर्ट्ज़ बोलते हैं, 4 मेगाहर्ट्ज़ बोलते हैं, 8 मेगाहर्ट्ज़ बोलते हैं, 16 मेगाहर्ट्ज़ बोलते हैं। बहुत कुछ क्रिस्टल का नंबर भी आता है, नंबर के हिसाब से डालना चाहिए। उल्टा सुल्टा अगर करोगे तब टीवी जल जाएगा, हाई ऑसिलेशन हो जाएगा। देखो OSC OSB SSC SSX SXY STX XDL, ये ऑसिलेशन प्रेशर को मेजर करके आउटपुट कराता है। क्रिस्टल का फंक्शन वही है। अगर CRT भी चलता है 50 से 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी में, मेगा हर्ट्ज, अगर ये थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया तो भी चलता है, लेकिन ज़्यादा हो गया तो CRT फट सकता है। क्रिस्टल सेम वैल्यू में डालना चाहिए, सेम नंबर के हिसाब से डालना चाहिए। अगर नंबर इधर उधर हो गया पिक्चर ट्यूब उड़ सकता है। इसीलिए क्रिस्टल बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है, इसको सोच के देख के डालना चाहिए। ये हो गया एक स्टैंड बाई सेक्शन का इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स। और एक दोस्तों, और एक रेगुलेटिंग IC आपको बताता हूँ, 4 पिन वाला रेगुलेटिंग IC। वो जो बता दिया हूँ 7805, वो तो 3 पिन वाला रेगुलेटिंग IC था 7805 7808। 4 पिन का 780 मतलब 9 वोल्ट का रेगुलेटिंग IC बताता हूँ। ये देख लीजिए, इसका नंबर है KIA 780R09P1 व PI। इसका काम है 9 वोल्ट आउटपुट करता है। देखो पिन के हिसाब से बताता हूँ, राइट पिन ऑन ऑफ पिन एडजस्टेबल, ये पिन GND का पिन है। ये पिन एक कैपेसिटर लगता है, अगर ये कैपेसिटर वीक हो गया या शॉर्ट हो गया तो भी 8 वोल्ट नहीं निकलेगा। ये पिन आपका इनपुट पिन है, लेफ्ट पिन। ये पिन में लगता है 25 220 या 470 का एक कैपेसिटर भी लगता है। ये इसका काम है 9 वोल्ट आउट करता है। 7809 लास्ट अंक जो है ना, इसी वैल्यू के हिसाब से
आउटपुट करता है। और ये है कि 7805, इसका काम है 5 वोल्ट आउट करता है। ये जो 9 वोल्ट ये भी मेन आईसी पे जाता है एक्टिव करने के लिए। और ये एक 7805 5 वोल्ट रेगुलेटिंग आईसी है, इसका भी सेम टू सेम ऐसा ही फंक्शन है, खाली सिर्फ 5 वोल्ट आउटपुट करता है। पिन कॉन्फ़िगरेशन सेम है, ऑन ऑफ पिन है, माइनस पिन है, और ये आउटपुट पिन है। एक कैपेसिटर लगाए आउटपुट वोल्ट को बैलेंस मेंटेन करने के लिए। ये कैपेसिटर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये और ये इनपुट वोल्टेज है, पावर सेक्शन से आएगा, या तो यहाँ से भी आ सकता है ऐसे ट्रैक होके। ये सब आप देख लीजिए दोस्तों। और भी मैं बता रहा हूँ, ज़रा ध्यान से आप देख लीजिए। हेलो दोस्तों, जो स्टैंड बाय सेक्शन का एक दूसरा डायग्राम भी लेके आया हूँ आपको थोड़ा इजीली समझने के लिए। देखो मैं बताता हूँ, ये जो आईसी है इसका नंबर 8873, एग्जाम्पल के तौर पे 8873 आईसी को मैं लिया हूँ आपको समझाने के लिए। तो दोस्तों देखो, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 26 वोल्ट और 12 वोल्ट, और 110 वोल्ट भी इम्पोर्टेंट है, 15 वोल्ट भी इम्पोर्टेंट है। 15 वोल्ट आपका जाता है ऑडियो सेक्शन को जाता है ज़्यादातर। और दोस्तों यहाँ पे जो रेगुलेटिंग आईसी जो दिया है 2673, ये रेगुलेटिंग ट्रांजिस्टर आईसी नहीं, रेगुलेटिंग ट्रांजिस्टर, इसमें कलेक्टर, बेस और इमीटर है, आप देख सकते हैं डायग्राम में। ये ट्रांजिस्टर 1, ट्रांजिस्टर 2, यहाँ पे देख लीजिए। आपको मैं थोड़ा धीरे धीरे समझा रहा हूँ कि आपको डिटेल समझने के लिए ये करता हूँ। देखो दोस्तों, ये जो 26 वोल्ट आउटपुट होता है, ये 26 वोल्ट आपका जाता है वर्टिकल सेक्शन को जाता है, वर्टिकल आईसी को जाता है। बट बीच में से इसमें से वोल्ट हम लोग दे देते हैं रेगुलेटिंग सेक्शन को। ये डुअल काम करता है, वर्टिकल सेक्शन को भी जाके मेंटेन करता है, उसके बाद रेगुलेटिंग सेक्शन को काम करता है, जाता है इस डायोड के थ्रू में। जो पावर ट्रांसफर से आउटपुट वोल्ट निकलता है, एक चला जाता है वोल्टेज वर्टिकल सेक्शन को, और एक जाता है आपका रेगुलेटिंग सेक्शन को। तो दोस्तों स्टैंड बाय सेक्शन में ज़्यादातर 2655 आईसी यूज होता है, 2383, लेकिन जो भी आईसी यूज होता है दोनों सेम नंबर का आईसी इसमें यूज होता है। तो आप देख लीजिए, अपना डायग्राम में देख लीजिए, मैं डिटेल से आपको दिखा रहा हूँ। एक ट्रांजिस्टर का फंक्शन है, 5 वोल्ट ये आउट करता है, देख लीजिए। इसका फंक्शन है 8 वोल्ट आउट करता है। ये ज़रा देख लीजिए, ये जो 11 वोल्ट इनपुट होता है, निकलता है 8 वोल्ट, और ये जो 8 वोल्ट जाता है दोस्तों मेन आईसी को जाता है एक्टिव करने के लिए। मेन आईसी का आईसी पे जाता है, और सब पिन लेके। लेकिन दोस्तों ये जो 8 नंबर जाता है मेन आईसी का, कौन सा पिन में जाता है आपको समझ अगर नहीं आएगा तो आप आईसी डाटा बुक देख के पता लगा सकते हैं 8 नंबर पिन कौन सा पिन पे जाता है। और ये 5 वोल्ट भी वही डाटा बुक देख के पता लगा सकते हैं, या तो गूगल में सर्च करके पता लगा सकते हैं 5 वोल्ट कौन सा पिन में जाता है। देखो यहाँ पे देखो, एक जीनो डायोड लगता है। इस जीनो डायोड का फंक्शन है ये स्टेबल 5 वोल्ट बनाने के लिए। 5 वोल्ट बढ़ने नहीं देगा, कम होने भी नहीं देगा, मतलब ये सेफ्टी के लिए। ज़्यादा हो गया तो ये कंट्रोल कर लेते हैं, अपनी तरफ खींच लेते हैं। और ये जो कैपेसिटर है इसका काम है वोल्टेज कम हुआ तो आगे प्रोवाइड करता है, ज़्यादा हो गया तो अपने ऊपर ले लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं। सेम यहाँ पे और भी एक कैपेसिटर वही फंक्शन है। तो दोस्तों यहाँ पे एक कैपेसिटर, ये सब बैलेंस मेंटेन करते हैं वोल्टेज को। तो
और दोस्तों आप देख लीजिए, ये एक 15 वोल्ट का पॉइंट है। ये आपका जाता है आउट होके ऑडियो सेक्शन को जाता है। कहीं अगर ऑडियो सेक्शन में वोल्टेज अगर नहीं मिला तो आप ये 15 वोल्ट का लाइन को ट्रेस करके ऑडियो आईसी तक जा सकते हैं और वहाँ पे ही ऑडियो आईसी का फॉल्ट है या ट्रैक में कोई दूसरा चीज़ फॉल्ट है, आप इसको पता लगा सकते हैं। ये जो रेगुलेटिंग सेक्शन का दोस्तों, ये ज़रा देख लीजिए, ये मेमोरी आईसी है। यहाँ पे 5 वोल्ट आता है। कौन सा मेमोरी आईसी कौन सा पिन में सोर्स पिन है या वोल्ट इनपुट पिन है या वोल्ट वीसीसी पिन है, आपको डाटा बुक में पता चल जाएगा। ये सब आइडिया आपको होना चाहिए। और दूसरी बात है, ये देख लीजिए रेगुलेटिंग सेक्शन का, यहाँ पे 26 वोल्ट जाता है 3.3 के ओम्स होकर जाता है। यहाँ पे देख लीजिए, डायग्राम देख लीजिए, कलेक्टर पिन में जाता है। ये जो डायोड इसमें यूज़ किया गया 4148 देख लीजिए। ये सब चीज़ आपको, ये 945 ट्रांजिस्टर है, स्टैंड बाई ट्रांजिस्टर। ये सब चीज़ें आपको डिटेल्स जानकारी होना चाहिए डायग्राम के हिसाब से। स्टैंड बाई में प्रॉब्लम हो गया तो ये जो रेगुलेटिंग आईसी का 3 पिन के आक्रस में जो भी स्पेयर है उसको चेक कर लेना चाहिए, या तो T1 T2 को भी चेक कर लेना चाहिए। और दूसरी बात है, यहाँ पे देख लीजिए 5 वोल्ट को बैलेंस मेंटेन करने के लिए ये सब डायग्राम आप ज़रा नोट कर लीजिए। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको मैं डिटेल्स बताता हूँ। वीडियो इतना क्लियर नहीं आता है दोस्तों, लेकिन फिर भी आप इनको समझ लीजिए। देखो आपको बताता हूँ डिटेल्स। स्टैंड बाई ट्रांजिस्टर कितना टाइप का होता है, 2655, 2383, 3807, उसके बाद 8053। देख लीजिए, आपको मैं सब नोट करके रखा है आपको डिटेल समझाने के लिए। एक पिन नंबर देखिए 715,625 का एक फ्रीक्वेंसी यहाँ पे इनपुट होता है, वो भी आपको बता दिया हूँ। ये जो चीज़ है ये सब एक एक स्पेयर का स्टैंड बाई सेक्शन का डिटेल्स है। कहीं भी अगर कुछ भी गड़बड़ हो गया, डाउट हो गया, तो आप एक एक पिन को उठा के आप चेक कर सकते हैं। इस डायग्राम के ज़्यादातर इसी डायग्राम के हिसाब से स्टैंड बाई सेक्शन का फॉल्ट आता है। ये 5 वोल्ट चला जाता है, मेमोरी आईसी, रेगुलेटिंग आईसी, मेमोरी आईसी, मेन आईसी ये जाता है, और अपना सेंसर सेक्शन को जाता है। ये 8 वोल्ट जाता है मेन आईसी को। अगर ये दोनों नहीं गया है तो एक्टिव नहीं होगा। कहीं अगर ये दोनों दब गया है तो ये आक्रस में जो स्पेयर पार्ट्स है ये आप चेक कर लेना चाहिए। ये भी चेक कर लेना चाहिए, डायग्राम देख लीजिए। ये आक्रस में जो स्पेयर पार्ट्स है आप इसको चेक कर लेना चाहिए। इसको भी आक्रस में स्पेयर पार्ट्स है जो चेक कर लेना चाहिए। आपको डिटेल्स में बताता हूँ, एक डायग्राम ज़रा स्टेप बाय स्टेप आप लोग देख लीजिए। बहुत इम्पोर्टेंट डायग्राम है स्टैंड बाई सेक्शन का। एक भी वोल्ट ड्रॉप हो गया तो प्रॉब्लम आ जाएगा। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए, एक आपका आइडिया के लिए बताता हूँ, ये 5 वोल्ट यहाँ से नहीं निकल रहा है या कुछ ये शॉर्ट हो गया, नहीं निकल रहा है। आप एक आइडिया कर सकते हैं, यहाँ पे ट्रैक काट दीजिए, ट्रैक को कट कर दीजिए, 5 वोल्ट का ट्रैक कट कर दीजिए। मोबाइल का चार्जर लेके 5 वोल्ट के ये इस जगह पे प्लस दे दीजिए, मोबाइल चार्जर का रेड पिन प्लस तार इधर दे दीजिए, माइनस तार का कहीं भी ग्राउंड पे लगा दीजिए, बस सर्किट ऑन हो सकता है। 8 वोल्ट का ऐसा ही है सेम। 8 वोल्ट का कुछ ऐसे बेस मार्केट से ले लीजिए, इस ट्रैक को काट के 8 वोल्ट इधर डायरेक्ट दे दीजिए, ग्राउंड किधर से भी दे दीजिए, ठक टीवी ऑन। ये रेगुलेटिंग सेक्शन का
पहले से एक मॉड्यूल आता था, 8 वोल्ट 5 वोल्ट का भी मॉड्यूल आता है, वो भी मार्केट से आप खरीद के भी कर सकते हैं। रेगुलेटर सेक्शन अगर कहीं भी डैमेज हो गया तो उस केस में, अगर आपको ट्रांजिस्टर नहीं मिलता है तो, अगर कुछ भी नहीं मिलता है ना, L7805 एक रेगुलेटिंग IC मिलता है, वो भी आप यूज कर सकते हैं 5 वोल्ट के लिए। 7808 या 7809 उसको भी लाके आप कैपेसिटर से वोल्टेज लेके वोल्टेज ये करके फिक्स वोल्ट निकाल के भी दे सकते हैं इस जगह पे। 7808 7805 रेगुलेटिंग IC लेके भी आप कर सकते हैं। तो ये बहुत इजी मेथड आपको दिया हूँ। ये सब अगर आप यूज़ करेंगे, मेथड को अप्लाई करेंगे, तो आप वेरी इजीली आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा ये सब बोलने का मतलब क्या है, आप लोग स्टैंड बाय सेक्शन में कोई भी डाउट होना नहीं चाहिए। आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये रेगुलेटिंग ट्रांजिस्टर आप नोट करके रख लीजिए। 100% हर कोई टीवी में इस नंबर का ये सब आएगा ट्रांजिस्टर। यहाँ पे ज़रा क्लियर दिखाई नहीं दिया, साइड में लिख दिया, डायग्राम देख लीजिए। कहीं भी अगर गड़बड़ गया है, ये IC आपको मिल गया तो आक्रस एरिया में जो स्पेयर बताता हूँ, इसको चेक कर लो, इसको चेक कर लो, इसको चेक कर लो। आपको एक डायग्राम टोटल का आपको बताता हूँ, देख लीजिए। आपको टोटल आपको बताता हूँ, आप जरा इसको स्क्रीनशॉट लेके भी आप देख सकते हैं। समझे? धीरे धीरे आप उसको स्किप करके भी अपने पास नोट करके रख लीजिए, ये आपका हमेशा के लिए काम आ जाएगा ये डायग्राम। इसीलिए मैं धीरे धीरे इसको शूटिंग कर रहा हूँ ताकि आप लोग को कहीं प्रॉब्लम ना आए। दोस्तों, कुछ अल्ट्रा सिम किट में ये वाला यूज होता है, L431 ट्रांजिस्टर यूज होता है। ये भी अगर गड़बड़ हो गया तो भी प्रॉब्लम आता है। ये ज़्यादातर ये ट्रांजिस्टर अल्ट्रा सिम टीवी में यूज होता है स्विचिंग को सपोर्ट करने के लिए। को स्विचिंग ट्रांजिस्टर इसको भी बोलते हैं। तो ठीक है दोस्तों, और भी मैं बताऊंगा, और एक डायग्राम के हिसाब से भी और भी आपको डिटेल्स बताऊंगा यही स्टैंड बाय सेक्शन के बारे में। तो चलिए दूसरा डायग्राम आपको दिखाता हूँ। तो जो डायग्राम दिखाया हूँ वही डायग्राम फिर से दिखा रहा हूँ आपको और एक बार देख लीजिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट जो ट्रांजिस्टर है ना, स्टैंड बाय ट्रांजिस्टर है, 10-15 हो सकता है, 945 हो सकता है। इसका देख लो, ये एक जीनर डायोड है। इसका काम क्या है, स्टेबल वोल्ट प्रोवाइड करना है। वोल्टेज जो भी है, ये देखो, ये मेन IC से स्टैंड बाय सिग्नल जाके डिटेल्स आपको बताता हूँ। मेन IC से स्टैंड बाय सिग्नल जा जाके देख लीजिए दोस्तों, जाके ये अपना 4148 डायोड थ्रू में यहाँ पे जाता है, राइट साइड पिन में। उसके बाद इस यहाँ का कलेक्टर को देखिए कैसा वोल्ट आता है। कलेक्टर को देख लीजिए, कलेक्टर को वोल्टेज आता है, देख लीजिए 25 वोल्ट आता है। रास्ते में 3.3 के ओम से ड्रॉप हो जाता है। ड्रॉप होने के बाद थोड़ा वोल्टेज कम हो जाता है। उसके बाद 100 ओम के थ्रू से जाता है वोल्टेज कलेक्टर को, और इसका ये पिन ग्राउंड हो जाता है। ये तीनों चीज़ एक्टिव होना बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंट है। एक मेन IC सिग्नल, 2 इसको माइनस मिलना चाहिए, 3 सोर्स वोल्ट। ये तीनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर नहीं मिला तो स्टैंड बाय सेक्शन संपूर्ण डेड। तो ये ट्रांजिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और ये देख लीजिए, ये तो आपको बता चुका हूँ, और एक बार भी बता देता हूँ। इस जीनर का काम है फिक्स वोल्ट करना है, 5 वोल्ट बैलेंस रखना है। अगर वोल्ट कम हो जाता है
तो ये कैपेसिटर थोड़ा ज़्यादा बढ़ा के देता है। 3 हो गया तो ये ज़्यादा बढ़ा के दे देगा, 5 कर देगा। सेम टू सेम ये भी है, ये 8 वोल्ट का ट्रांजिस्टर है। वोल्टेज कम हुआ तो कैपेसिटर 8 वोल्ट दे देगा, ज़्यादा हो गया तो इसको जीनर इसका बैलेंस कर लेगा। 8 वोल्ट जीनर, 5 वोल्ट जीनर। ये हो गया रेगुलेटर सेक्शन। 8 वोल्ट जाता है मेन आईसी को, 5 वोल्ट जाता है मेन आईसी, मेमोरी आईसी, और आपका जाता है रिमोट सेक्शन को, आईआर सेक्शन को, और ट्यूनर सेक्शन के 5 वोल्ट, जो कि मैं पिछला वीडियो में मतलब इस वीडियो में बता चुका हूँ, पहले बताया हूँ। आप ज़रा उसको देख लेना। देखो और एक चीज़ है, यहाँ पे जो 3.3 के ओम्स के थ्रू से 26 वोल्ट का लाइन पे एक ये जो लगाया है, यहाँ से वोल्टेज थोड़ा डाउन होके 3.3 ये ओके, ये आता है कौन सा देख लीजिए। ये देखो जंप करके आया है T2 का, T2 पे आता है, बट यहाँ पे 20 के ये रजिस्टर के थ्रू में जाता है, जाके बेस पे जाता है, ये कैपेसिटर को आता है। दोस्तों एक चीज़ याद रखना, ज़्यादातर हाई किलो ओम्स लगता है, थोड़ा सिग्नल और वोल्ट मिक्स केस में यूज होता है। हाई किलो ओम्स का ट्रांजिस्टर, उसमें सिग्नल भी आता है और वोल्टेज भी मिक्स होके आता है, तो हाई किलो ओम्स का रेजिस्टेंस याद रखना ज़्यादातर। तो ये सब चीज़ आपको जानकारी होना चाहिए। और इस कौन सा ट्रांजिस्टर और आईसी का कौन सा पिन में 5 वोल्ट आता है। कभी कुछ आईसी में होता है 1 2 3 पिन में 5 वोल्ट का भी आता है। तो वो डाटा बुक देख के उस पिन में 5 वोल्ट आता है या नहीं देख लेना। अगर 5 वोल्ट आके दब जाता है तो आईसी शॉर्ट हो सकता है। तो काम करना, उस पिन को थोड़ा डिसोल्डरिंग करके देख लेना। आईसी में टच होने के बाद कितना वोल्ट आता है, आईसी में डिस्कनेक्ट करने के बाद वो ट्रैक कितना वोल्ट आता है। अगर डिस्कनेक्ट के बाद 5 वोल्ट आता है और आईसी से लगाने कनेक्ट टाइम में वोल्टेज दब जाता है, 1 2 होता है, तो मान लो आईसी शॉर्ट है। ऐसा ही चेक करना। अगर पिन ओपन करने के बाद 5 वोल्ट आता है, आईसी का पिन ओपन करने के बाद 5 वोल्ट आता है, तो समझ लेना चाहिए इस ट्रैक ओके। फिर भी 5 वोल्ट नहीं आता है तो उस ट्रैक में कहीं ना कहीं रजिस्टर कैपेसिटर जो भी है खराब है, इसलिए 5 वोल्ट आईसी पिन पे नहीं आता है। ये 2 मेजर चीज़ें हर चीज़ में, ट्रांजिस्टर केस में भी हो सकता है, आईसी केस में हो सकता है, चॉपर केस में। वोल्टेज क्यों दबता है, वोल्टेज दबने का मेन रीज़न है या तो कहीं रजिस्टर ओपन हो सकता है, या तो जल सकता है, या तो कहीं ना कहीं पार्ट शॉर्ट हो सकता है। ये 4-5 मेजर के रीजन के लिए वोल्टेज दब जाते हैं, तो वो देख लेना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और एक वीडियो में आपको डिटेल्स फिर बताऊंगा। तो देखिए, मैं और एक दूसरा वीडियो भी आपको दिखाता हूँ। दोस्तों कल जैसे मैं बताया वैसे ही सेम वही डायग्राम का आपको दूसरा मॉडल स्टाइल में आपको समझा रहा हूँ, दूसरा डायग्राम के हिसाब से समझा रहा हूँ। लेकिन डायग्राम सेम है, लेकिन आपको समझाने का तरीका वैसा ही है, लेकिन थोड़ा आपको ये टाइप का डायग्राम बता रहा हूँ। उसमें जितने पावर जैसा पावर सप्लाई से सप्लाई आता है आईसी को, इसमें भी सेम पावर सप्लाई से जाके आईसी को जाता है रेगुलेटिंग सेक्शन होके। तो आपको समझाने के लिए बस ये डिटेल्स आपको बताता हूँ। देखो सेम टू सेम 24 वोल्ट निकला, 24 वोल्ट जाके 3.3 के ओम्स थ्रू में वोल्टेज ड्रॉप होके बेस में इनपुट हुआ ट्रांजिस्टर का, रेगुलेटिंग ट्रांजिस्टर का। ये 8 वोल्ट का रेगुलेटिंग ट्रांजिस्टर, फिर यहाँ से होके इमीटर से होके ये निकला, फिर 3807 का बेस में गया। ये 5 वोल्ट रेगुलेटिंग आईसी, ये 8 वोल्ट रेगुलेटिंग आईसी। 8 वोल्ट फिर यहाँ से होके चला गया कहाँ पे, आईसी का VCC पिन पे, आईसी को एक्टिव करने के लिए। तो फिर ये भी 5 वोल्ट यहाँ से होके इमीटर से होके ये 5 वोल्ट कहाँ जाता है, देखो होके गया आईसी पे, आईसी का VCC पिन 47 पिन में।
तो आईसी को एक्टिव करने के लिए ये देखो 8 वोल्ट का, इस पिन में 8 वोल्ट इनपुट होगा, तो इस पिन में 5 वोल्ट इनपुट होगा। ये जो आईसी बता रहा हूँ ये आईसी TDA 8873। ये जैसे इसको 8 वोल्ट 5 वोल्ट 3.3 वोल्ट जैसे मिलेगा वो एक्टिव हो जाएगा। अभी ये देखो ये स्टैंड बाई का C1815 ट्रांजिस्टर है, कहीं के पे 2383 जो भी है उसका लगता है। देखो इसका 64 पिन से स्टैंड बाई पल्स निकल के जीनर के हिसाब से आके बेस में इनपुट हुआ, बेस में इनपुट होके ये दोनों आपस में सट जाते हैं, वो आपस में सट के फिर पल्स आके यहीं पे घुसता है 3807 के बेस में। उसके बाद ये रेगुलेटिंग ट्रांजिस्टर ये एक्टिव होता है, ये एक्टिव होने के बाद इसको एक्टिव कर देते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये कब एक्टिव हुआ, जैसे आप रिमोट से सिग्नल देगा तो मेन ऐसे एक्टिव हो जाएगा। मेन ऐसे एक्टिव होने के बाद पिन नंबर 64 से पल्स निकलेगा, पल्स निकलने के बाद ये दोनों रेगुलेटिंग आईसी को एक्टिव कर देगा। देख लो ये दोस्तों, देखो ये जो रेगुलेटिंग आईसी है इसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताता हूँ, ये एक्टिव कब होगा। ये जो देखो ये एक कैपेसिटर है, देखो 50 वोल्ट 10 माइक्रोफेरेड। इसका काम है अगर वोल्टेज कहीं कम हो गया तो रेस्ट वोल्टेज प्रोवाइड करेगा 3807 को बेस को। ये जीनर उसका फिक्स वोल्ट करेगा, कहीं वोल्टेज अगर ज़्यादा हो गया ये फिक्स वोल्टेज रख के उसको कंट्रोल कर लेगा, और वोल्टेज कम हो गया ये कैपेसिटर उसको रेस्ट वोल्टेज प्रोवाइड कर देगा 3807 बेस में। सेम टू सेम ये है, ये रेगुलेटिंग आईसी जी, ये 5 वोल्ट का रेगुलेटिंग आईसी, ये 8 वोल्ट का रेगुलेटिंग आईसी, ये 24 वोल्ट निकलता है, और ये 15 वोल्ट टू 18 वोल्ट जाता है ऑडियो सेक्शन को, ये 110 EST को जाता है। कुछ टीवी में 24 वोल्ट रास्ते में डिवाइड होके चला जाता है वर्टिकल सेक्शन में, थोड़ा वर्टिकल सेक्शन में निकल जाता है और रेगुलेटिंग सेक्शन में जाता है। तो अपने अपने हिसाब से कंपनी सर्किट डेवलप करता है। ये हो गया रेगुलेटिंग सेक्शन का, आपको बता दिया हूँ। ये जो दो ट्रांजिस्टर है बहुत दो रेजिस्टेंस है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रेजिस्टेंस अगर कट गया तो रेगुलेटिंग सेक्शन एक्टिव नहीं होगा। देखिए ये 820 ओम्स का एक रेजिस्टेंस है, इसके थ्रू में होके इसको मिलता है सप्लाई 5 वोल्ट ही को। देखो हर ट्रांजिस्टर का बेस में एक रेजिस्टेंस थ्रू होके जाता है, सेफ्टी के लिए दिया जाता है। अगर ये शॉर्ट हो गया तो ये रेजिस्टेंस उड़ जाता है, तो तुरंत इफेक्ट नहीं पड़ता है। हाई वोल्टेज जाएगा तो आईसी उड़ जाएगा, इसलिए एक सेफ्टी के थ्रू में दिया जाता है। ये हो गया आपका रेगुलेटिंग सेक्शन का। और ये देख लीजिए ये आईसी का थोड़ा बताया तो RGB सिग्नल निकलता है कलर सेक्शन को। ये यहाँ से क्रोमा सेक्शन का सिग्नल निकलता है, जाता है कहाँ पे नेक बेस में, वीडियो आउटपुट सेक्शन को जाता है, वहाँ पे कलर सेक्शन जूम होके कलर करता है, कैथोड को जाता है। ये हो गया। दूसरी बात ये सब रेगुलेटिंग सेक्शन को देखो दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ क्या है, आप बार बार एक्सपेरिमेंट करोगे सर्किट के ऊपर, आपका नॉलेज आ जाएगा। तो ठीक है, यहीं तक है रेगुलेटिंग सेक्शन का डिटेल्स। आगे उम्मीद करता हूँ आप लोग इस किट से आपको डिटेल नॉलेज मिल जाएगा। फिर भी आपको डिटेल डायग्राम दिखा देता हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट आउट निकल के आप अपने पास रखिए, काम आएगा दोस्तों। और एक बार थोड़ा आपको धीरे से दिखा देता हूँ, डिटेल से आप नोट कर लीजिए, एक एक निकल। देखो वोल्टेज कैसे कैसे कहाँ होकर साइकिलिंग होता है। ये एक साइकिल के जैसा है, थोड़ा भी इधर उधर हो गया आपको नहीं मिलेगा। धीरे धीरे आपको बताता हूँ, आप उसको नोट करते जाइए। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। और मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरा चैनल को देखेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। लेकिन दोस्तों आपका एक लाइक और एक कमेंट जब मिलता है ना, तो ऐसा महसूस होता है कि कुछ एनर्जी मुझे मिल गया। और लाइक शेयर का ऐसा तो पैसा नहीं पड़ता है, आप लोग को देना नहीं पड़ता है, फिर भी इसके बदले में हमको एक एनर्जी मिलता है। इस एनर्जी मेरे को इंसिस्ट करता है कैसे ऐसे नया वीडियो बनाऊं जो कि यूट्यूब में कोई ऐसा वीडियो नहीं बनाया है। ऐसा वीडियो बनाने के लिए मेरे को इंसिस्ट करता है, मेरे को इम्प्रेस करता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरा वीडियो आपके ऊपर कुछ प्रभाव डालेगा और आप लोग आगे बढ़ते रहेंगे। जय जगन्नाथ, जय उड़ीसा, जय महाराष्ट्र, जय भारत।